हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। अब रिटायरमेंट भी हो गया आप लोगों का अच्छे से। अब स्टार्ट करते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर वन शॉट। डेथ ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में 90% सिमिलैरिटीज है। क्या क्या सिमिलैरिटीज नहीं है वो सबसे पहले समझाता हूँ आपको। सबसे पहले बात करें तो रिटायरमेंट जो होता है ना, वो हमेशा ईयर एंड पर होता है बच्चों। कब होता है? ईयर एंड पर। आपने देखा होगा ना, हमेशा वो 31 मार्च को हुआ है। और जो डेथ होती है वो तो अनप्लान्ड होती है ना। क्या पार्टनरशिप में भगवान ने इतना अधिकार दिया हुआ है लोगों को कि आप पार्टनरशिप में हो तो ईयर एंड पर ही जाओगे? ऐसा तो नहीं होता ना। तो ईयर एंड एनी डे, लेकिन वो नॉर्मली मंथ के एंड पर आपको डेट देंगे उसके डेथ की। फाइन, नॉर्मली मंथ एंड। सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं बताता हूँ प्यारे बच्चों क्या पॉसिबिलिटी होती है। तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो लेट सपोज वो डेट दे सकते हैं आपको 14 मार्च। इस केस में वो ईयर एंड करेंगे 31 दिसंबर को। सर ये कैसी कैलकुलेशन है? ध्यान से समझना, यहां से यहां तक ठीक 73 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 73 डेज। मतलब अगर वो किसी रैंडम दिन मारेंगे ना, मैं आपको पहले से बता रहा हूं कितने डेज आने वाले हैं। या तो उसमें आएंगे 73 डेज आपको। क्लियर? कितने कितने डेज होंगे? या तो 73 डेज होंगे। अच्छा, 73 डेज होने का लॉजिक समझ लो। 73 को आप जब 365 से डिवाइड करते हो तो सीधा 1/5 आता है। कितना आता है? 1/5। आप एक बार जरा चेक कर लो, चाहे वीडियो पॉज करके। 31 दिसंबर अगर हम डेथ करें उसकी, 1 जैन से 14 मार्च, 73 डेज होते हैं परफेक्ट। तो दैट मीन्स 73 डेज वो आपको क्यों देंगे? ताकि आप इसको जब 365 से डिवाइड करोगे तो 1/5 आ जाएगा, तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी। मतलब ऐसे केस पे वो लगेगा आपको मुश्किल दे रहे हैं, लेकिन होगा आसान, याद रखना, ठीक है। वो इसमें कुछ और नहीं कर सकते। या तो 73 डेज आएंगे या फिर आएगा 146 डेज। तो अगर 146 डेज होगा, समझ जाना, दैट मीन्स वो 2/5 से कट हो जाएगा। क्लियर है? तो वहां पर आपको मल्टीप्लाई करना होगा घर पर 2/5 से, या इसके मल्टीपल्स में और चल सकते हैं। आप समझ लो यहाँ पर 21 कितना आएगा, 219 आ सकता है। तो दैट मीन्स ये 3/5 हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है, पहली बात तो वो मंथ एंड पर ही आपको बताएंगे कि डेथ हो रही है, या फर्स्ट डेट बता देंगे ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। लेकिन अगर वो अब डेज के बीच में मारेंगे तो दैट मीन मतलब किसी पर्टिकुलर डेट पर डेथ करेंगे तो 73 डेज आएंगे या 146 डेज आएंगे। फाइन, 219 भी आ सकता है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। बहुत ही कम चांस है, 0.001% चांस है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको रिटायरमेंट और डेथ में ये बात समझ में आती है। अच्छा, रिटायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो रिटायरमेंट में आप जब लास्ट में बैलेंस लिखते हो पार्टनर्स में, तो आप उसका लोन बनाते थे, पार्टनर का लोन है ना। यहाँ पर डेथ में उसका पैसा एग्जीक्यूटर को पे करना होता है। किसको पे करना होता है? एग्जीक्यूटर को। तो यहाँ पर हम लोग एग्जीक्यूटर अकाउंट यूज करते हैं। और आपको इस चैप्टर में से पार्टनर्स कैपिटल भी नहीं है ना, इसमें वो आपसे कुछ कैलकुलेशंस करवाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। आपको जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो सिर्फ ये 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं इस चैप्टर में: गुडविल का ट्रीटमेंट, प्रॉफिट का ट्रीटमेंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट। इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। उसका रीजन ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने भी रिटायरमेंट में पढ़ लिया, ऑलरेडी डन। ये अभी हमने जो रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करी है, डिट्टो सेम रहेगा। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग जैसे भी आपको निकालना सिखाया था। आपको कैसे निकालना सिखाया था गुडविल का ट्रीटमेंट? आप कैसे करते हो? आप सबसे पहले उसका शेयर निकालते हो जो जा रहा होता है, ऐसी जिसकी डेथ होगी उसका शेयर निकाल लेना और गेनिंग रेशियो में बांट देना। आपको बहुत अच्छे से गुडविल का ट्रीटमेंट सिखा रखा है। अगर आपको थोड़ा डाउट है तो एक बार रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर वाली वीडियो में गुडविल का ट्रीटमेंट रिवाइज कर लो। इसके बाद बात करता हूँ ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, आपको देखना, प्रॉफिट का ट्रीटमेंट। तो ये अब डिस्कस करना शुरू करता हूँ। इसके बाद लास्ट में करेंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट। सिर्फ ये 3 चीजें अच्छे से कर लो इस चैप्टर में, ठीक है। और बिलीव मी, कुछ और करने की नीड नहीं है, जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ विश्वास रखो। सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं। इसमें 2 केसेस हैं, व्हेन न्यू पीएसआर इज नॉट गिवन, व्हेन न्यू पीएसआर इज गिवन। जब आपको न्यू पीएसआर गिवन नहीं होती तो मैं अभी आपको सिखा रहा हूं कि हमें क्या करना है, टू बी डिस्कस्ड। और जहां पर आपको न्यू पीएसआर गिवन होती है, मतलब आपके पास ओल्ड रेशो भी होगी और न्यू रेशो भी, मतलब वो न्यू रेशो को चेंज करेंगे। तो जब भी वो न्यू रेशो को चेंज करते हैं तो आपको उस केस में एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है, जैसे कि आपने गुडविल में करी है रिटायरमेंट में। जस्ट इन केस ऑफ लाइक
इन केस ऑफ गुडविल, कौन से चैप्टर की बात कर रहा हूँ, चाहे रिटायरमेंट की बात कर लो या डेथ की, जो अभी मैंने आपको गुडविल के बारे में बताया वही आपको यहाँ पर एंट्री पास करनी होती है। मतलब अगर न्यू रेशियो वो चेंज कर रहे हैं तो आपको उस प्रॉफिट की एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। अगेन दोबारा से समझ लो कैसे करेंगे, उसका शेयर निकाल लेना उस प्रॉफिट में से और गेनिंग रेशियो में बांट देना। जैसे आप गुडविल एडजस्ट करते हो ना, वैसे ही वहां पर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को लेकर सेम एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, ठीक है ना। तो इसमें टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा, अभी अभी तो हमने गुडविल की बहुत सारी प्रैक्टिस करी रिटायरमेंट में, अगर हम हर बार दोबारा से वो चीजें करते रहेंगे तो वन शॉट बहुत बड़ा हो जाएगा ना, और प्लस आपका भी टाइम वेस्ट होगा उसमें। कोई इस टाइम पर टाइम वेस्ट करना मुझे लगता है कल मंदी की बात नहीं है। तो हम लोग अब डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं, जब आपको न्यू पीएसआर गिवन नहीं होती तो प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कैसे कैसे हो सकता है। तो आप लोग चाहो तो मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट कर लेना, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज अब स्टार्ट हो रही है जहां पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो जरा ध्यान से देखो, केस 1 ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, मतलब पॉसिबिलिटी होती है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, लेकिन 1 मार्क में भी दे सकते हैं वो आपको, वो डिपेंड करेगा आपकी किस्मत पर। अगर यहाँ से उन्होंने 1 मार्क का दिया तो एग्जीक्यूट अकाउंट क्वेश्चन बड़ा दे देंगे आपको। अगर एग्जीक्यूटर उनका देने का मन नहीं हुआ, एग्जीक्यूटिव की कोई चीज उन्होंने 1 मार्क में पूछ ली, तो इसका क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, है ना। तो बहुत ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर क्या करना होता है आपको, यहाँ पर पहला केस है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। पहली बात तो इसी को मैं आपको समझा के रहा हूँ, रिटायरमेंट में क्या आपको प्रॉफिट का शेयर निकालना था उसका, नहीं। क्यों, क्योंकि वो ईयर एंड पर रिटायरमेंट होता है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन ऑलरेडी बन चुका होता है, तो उसको उसका हिस्सा प्रॉफिट का मिल चुका होता है। लेकिन डेथ में मैंने आपको बताया ना, वो किसी भी साल के बीच में किसी भी दिन उसकी डेथ हो जाएगी, तो अभी पीएल एप्रोप्रिएशन तो नहीं बना। पीएल एप्रोप्रिएशन कब बनेगा, 31 मार्च को बनेगा ना बच्चों। तो दैट मीन्स उसको अभी तक उसका प्रॉफिट नहीं मिला। तो जितने महीने वो काम करके जा रहे हैं उसके घर वालों को हमें उसका प्रॉफिट तो देना पड़ेगा ना। लेट सपोज एबीसी 3 पार्टनर्स है, एक ही डेथ हो गई, तो एक एक घर वाले आकर उसका हिस्सा तो मांगेंगे ना प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट निकालने के कितने तरीके अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो, पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, मतलब उसके घर वालों के बीच में और बाकी के पार्टनर्स के बीच में ये तय हो रहा है कि जो पिछले साल का प्रॉफिट था, हम एज्यूम करके चलते हैं कि वही प्रॉफिट इस साल भी होने वाला था, आप उसमें से उसका हिस्सा ले लो। फाइन, एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको साथ साथ इसका, मैं आपको तीनों केस के अलग अलग क्वेश्चन कराऊंगा, ये साथ साथ कर लेना। एबीसी की रेशियो आपको दे रखी होगी, लेट सपोज 3:1, बी की डेथ हो रही है, और डेट कब है, डेट क्या है डेथ की, 30 जून। बस आपको 2 बातों का ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि ईयर एंड कब हो रहा था, यहाँ पर मैंने लिया ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, जैसा कि नॉर्मली होता है, और डेथ कब हो रही है 30 जून को। इसका मतलब उसको कितने महीने का प्रॉफिट दोगे, 3 महीने का, है ना। तो क्योंकि मार्च में अभी पीएल एप्रोप्रिएशन बना होगा, उसको प्रॉफिट मिल चुका होगा, अप्रैल मई और जून 3 महीने का उसको हमें प्रॉफिट देना है। ये बात समझ में आती है। तो जहां पर उसकी मतलब जहां से हमारा ईयर स्टार्ट हुआ था करंट 1 अप्रैल से, उसकी डेथ कब हो रही है 30 जून को, तो यानी कि हमें ये 3 मंथ्स का हिसाब किताब करना होगा। मेक सेंस, बात समझ में आती है। तो उसको हमने 3 महीने का प्रॉफिट देना। इसके बाद बोल रहे हैं कि लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो कितना था, 1,20,000 था। तो इंपॉर्टेंट चीजें क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना, मैं सॉल्यूशन करना शुरू करता हूँ। देखो, सबसे पहले हमें पता है कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था, 1,20,000। फाइन, अब मैं यहाँ से सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे भैया लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। लास्ट ईयर का प्रॉफिट जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, 1,20,000, है ना। अब जरा ध्यान से समझना, इसके अंदर 2 फीचर है। पहली बात तो नाम से पता लग रहा है लास्ट ईयर मतलब पूरे साल का प्रॉफिट है, लेकिन वो कितने महीने काम करके गया, 3 महीने। तो उसको पूरे साल का प्रॉफिट दोगे या 3 महीने का प्रॉफिट दोगे, जल्दी बताओ। पूरे साल का प्रॉफिट दो या 3 महीने का, 3 महीने का ना। डेथ हो गई है चाहे उसकी, लेकिन प्रैक्टिकल तो होना पड़ेगा ना यार, सेंटी हो गए थोड़ी ना ज्यादा पैसे दे देंगे। तो दैट मीन्स, अब जरा ध्यान से सुनना, इस प्रॉफिट के अंदर 2 फीचर्स है। पहला, ये प्रॉफिट पूरे साल का है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फुल ईयर, तो हमें, मैं यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ, मतलब हमें मंथ्स लगाने पड़ेंगे, है ना। 3 महीने का प्रॉफिट देना है तो इंटू 3/12 करना पड़ेगा। दूसरा, ये पूरी फर्म का प्रॉफिट है ना यार। लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था मतलब सिर्फ ए बी या सी को थोड़ी ना होता, पूरी फर्म को हुआ था। तो दैट मीन्स हमें उस बंदे का शेयर भी लगाना पड़ेगा। डेथ किसकी हो रही है, बी की, तो उस प्रॉफिट का 2/6 पार्ट भी करना पड़ेगा। तो इसके अंदर 2 चीजें हमें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, मंथ्स और शेयर। फटाफट से बोलो क्या क्या, मंथ्स और शेयर। तो उसके शेयर की बात करें, उसका शेयर आप कैसे निकाल लोगे। 1,20,000 का प्रॉफिट पूरे साल का है, पूरी फर्म का है। पहले मंथ्स बताओ, कितने मंथ्स बाद उसकी डेथ हो गई, 3 महीने के बाद, तो 3 महीने का प्रॉफिट दोगे। अब ये 3 महीने का प्रॉफिट बन चुका है, लेकिन पूरी फर्म का है ना, तो उसका शेयर लगाते हैं। डेथ बी की हो रही है तो बी का शेयर कितना है, 2/6।
मुझे लगता है बहुत ही सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है इसमें तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इसका जो हिस्सा आएगा प्रॉफिट में वो कितना आएगा 10,000। कितने का हिस्सा आएगा बी का 10,000। तो इसको जब हम प्रॉफिट देंगे तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे बच्चों? जर्नल एंट्री रिटायरमेंट और डेथ की एग्जैक्टली सेम है। इसकी जर्नल बनती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। क्या बनती है फटाफट से बताओ? पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर आ रहा है इसका? 10,000। तो हम लोग ये 10,000 से एंट्री पास कर देंगे। क्या बात अच्छे से क्लियर है आप लोगों को? तो ये होता है आपका प्रॉफिट का ट्रीटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। क्लियर है? तो नरेशन लिख देना यार। नरेशन में क्या है? उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आपने उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। फाइन। तो ये होता है। तो अच्छा, पीएल सस्पेंस क्यों डेबिट हो रहा है पता है आपको? क्योंकि ना अभी फर्म टेम्परेरी वो पैसा दे रही है, अभी वो पैसा आया नहीं एक्चुअल में, तो ये फर्म का एसेट होता है। वो 1 मार्क में आपसे पूछ सकते हैं आप पीएल सस्पेंस को क्यों डेबिट करोगे? क्योंकि वो एसेट है। सस्पेंस वर्ड क्यों लगा रहे हो? 11th क्लास में आपने रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस वर्ड का यूज किया था। जब आप श्योर नहीं होते अकाउंट्स में कि ये अमाउंट एक्यूरेट है या नहीं है, तो यू यूज द अकाउंट सस्पेंस अकाउंट। तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट का यूज करते हैं। फाइन, ये बात क्लियर है। और कैपिटल नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने उसकी कैपिटल इंक्रीज कर दी है। फाइन, इतनी बात अच्छे से क्लियर है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बस यहां पर ऑलमोस्ट सेम है यार, मैं आपको बताऊं अभी मैंने आपको क्या बताया, लास्ट ईयर का प्रॉफिट था वो पूरे साल का था, पूरी फर्म का था। यहां पर भी अब वो कहेंगे एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर उसको उसका हिस्सा दे दो प्रॉफिट का। फाइन, तो पिछले कुछ सालों का एवरेज प्रॉफिट आपको या तो दिया होगा, या हो सकता है वो आपको पिछले 4 सालों की प्रॉफिट दे देंगे, तो सबका एवरेज कर देना। एवरेज करना हम सबको आता है, सबको प्लस करेंगे डिवाइड बाय 4। अगर वो 5 साल के प्रॉफिट देंगे तो 5 साल का एवरेज कर देना, जैसा भी वो क्वेश्चन बोलेगा। फाइन, अभी मैं मान के चलता हूँ कि कैलकुलेटेड पड़ा हुआ है, और यार इस टाइम पर भी अगर आपको एवरेज प्रॉफिट नहीं आता निकालना तो आपके बस की नहीं है 12th। तो आप सबको पता है कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। फाइन, तो मैं डायरेक्टली उसका शेयर निकालूं। चलो जी, यहाँ पर भी वही 2 फीचर्स हैं, ये प्रॉफिट पूरे साल का होगा और पूरी फर्म का, उसका शेयर निकाल देंगे हम लोग। कैसे? एवरेज प्रॉफिट है पिछले 4 सालों का 1 लाख। मतलब इस बार ये डिसाइड हुआ कौन किसकी डेथ हो रही है? एक ही। तो एक एक घर वालों के बीच में और पार्टनर्स के बीच में, कि मान के चलते हैं कि जो पिछले 4 सालों का हमने एवरेज प्रॉफिट कमाया, लगभग हर साल कमाया है, इस साल भी वही होने वाला था। फाइन, क्यों कुछ ना कुछ तो अंदाजा लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि एक्यूरेट प्रॉफिट तो हमारे पास है नहीं। अब फटाफट से बताओ, ये प्रॉफिट पूरे साल का है? यस। तो देखो उसकी डेथ कब हो रही है? 30 सितंबर। ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च। तो 6 मंथ्स का प्रॉफिट उसको दोगे, पूरे साल का नहीं दोगे। इवन इन केस ऑफ डेथ सेंटी नहीं हो सकते हम लोग। इसके बाद बात करते हैं मंथ्स की। तो सॉरी, मंथ्स ऑलरेडी लगा चुके हैं। शेयर की एक ही डेथ हो रही है, ए का शेयर कितना है बच्चों? 5/10। तो इंटू 5/10। तो यहां पर हम लोग आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। 1 लाख का हाफ और फिर हाफ, यानी कि 25,000 है ना। एक बार अमाउंट चेक कर लेना आप लोग। बस 25,000 से एंट्री पास हो जाएगी। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, जैसे हमने अभी करी थी। फाइन, तो आपको 2 केस क्लियर हो गए। सिंपल है ना यार, कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला टॉपिक है ये। तो मुझे लगता है कोई 7th 8th क्लास में होने चाहिए इतने आसान टॉपिक, तो कहाँ आपको 12th क्लास में दे रहे हैं बताओ। ये इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत ध्यान से समझना, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। और जहां तक मेरा दिल कह रहा है ये वाला ही टॉपिक आएगा, आपको बहुत ध्यान से समझना। इसके मैं 2 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इन दोनों में से एक आएगा, पक्की बात है। बहुत ध्यान से कर लो, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं पिछले साल की सेल्स थी 5 लाख की, पिछले साल का प्रॉफिट था 1 लाख। इसको ना मैं पहले आपको डायग्राम फॉर्म में समझाता हूँ, आपको डायग्राम फॉर्म में ये अच्छी से समझ में आ जाएगा। कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, अलग से दिख जाए। कलर बताओ कौन सा अच्छा लगता है तुम्हें? ग्रीन। चलो देखो, ये मान के चलते पिछला साल था 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। लेट सपोज 19 में डेथ हो रही है 31 मार्च को, ये ईयर स्टार्ट हुआ था पिछला अप्रैल 18। फाइन, ईयर एंड हुआ 31 मार्च 19। इसकी डेथ कर देते हैं 30 सितंबर को। 30 सितंबर 19 में जाकर इसकी डेथ होती है। फाइन, अब जरा ध्यान से समझना, सेल्स कहने पिछले साल हमने 5 लाख की करी, ठीक है भाई, पिछले साल 5 लाख की सेल्स कर देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा प्रॉफिट फटाफट से बताओगे, हमने पिछले साल का प्रॉफिट कितना कमाया? ये आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर 1 लाख। अब जरा इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों की अमाउंट यूज करके कुछ नतीजे तक पहुंच सकते हो।
पिछले साल 5 लाख की सेल्स करी आपने, 1 लाख का प्रॉफिट है, दैट मीन्स प्रॉफिट की परसेंटेज निकल जाएगी। हम 20% प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। सर आपको कैसे पता लगा 20%? बच्चों प्रॉफिट की परसेंटेज निकालने का बहुत सिंपल तरीका होता है, हम ऐसे लिखते हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। ये जो डायग्राम है ये आपको वहां पर नहीं बनाना, अब मैं सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इन दोनों को कंपेयर करके प्रॉफिट की एक परसेंटेज निकाल लूंगा। कैसे? प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। जैसे बच्चों आपके लेट सपोज 70 मार्क्स आए 100 में से, आप परसेंटेज कैसे निकालते हो? मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। तो यहाँ पर भी तो मैं ये कर रहा हूँ, प्रॉफिट ऑब्टेन्ड आउट ऑफ सेल्स अपॉन सेल्स इनटू 100, है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो ऐसे आपको प्रॉफिट की परसेंटेज पता लग जाती है। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज डालता हूँ। प्रॉफिट कितने का कमाया हमने बच्चों? 1 लाख रुपीज का। तो वैल्यूज डालते हैं, 1 लाख का प्रॉफिट है। सेल्स कितने की करी थी? 5 लाख की सेल्स करी थी सर, इनटू 100। तो दैट मीन्स हम हर साल कितना परसेंट का प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं? 20%। ये बात क्लियर है? सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ऊपर डायग्राम में मैं आपको वो चीज समझा रहा था, तो मुझे लगता है यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वापस मैं डायग्राम में चलता हूँ। तो मैंने इन दोनों का यूज करके ये पता लगा लिया कि 20% मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है ना। प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 करके, या प्रैक्टिकली देख लो यार, 1/5 तो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो ना, 1/5 का मतलब 20%। आप 20% ना लिख के 1/5 लिख लेना चाहिए। इसके बाद अब इस पीरियड में जहां पर उसकी डेथ, अब यहां से उसने काम स्टार्ट किया इस साल 30 सितंबर उसकी डेथ हो गई, है ना। तो उसने यहां तक हमारी कितनी सेल्स हुई? देखो लिखा हुआ है सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, 3 लाख की सेल्स करी है इस बार। तो इस बार का प्रॉफिट कितना कमाया होगा यार? 20% तुम्हारी प्रॉफिट की परसेंटेज है। 3 लाख का 20% कितना होता है? 60,000। क्या आपको ये स्टेप समझ में आया? आसान है ना। हमने पहले पिछले साल सेल्स करी 5 लाख और 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, उससे हमने ये निकाल लिया कि हम हर साल मतलब अगर 5 लाख की सेल करते हैं तो 1 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हैं, दैट मीन्स 20% हमारा प्रॉफिट मार्जिन है। तो यहाँ पर भी 20% कर दो, तो दैट मीन्स 60,000 हमने इस 6 महीने में प्रॉफिट कमा लिया हुआ है ना। अब उसको इस वाले प्रॉफिट में से हिस्सा दे दो, बात खत्म। अच्छा, अभी तक जो हमने दोनों मेथड्स आपको करवाए थे, वहां पर मैंने क्या बताया था? वो प्रॉफिट पूरे साल का था, पूरी फर्म का था। जरा ध्यान से देखो, क्या प्रॉफिट पूरे साल का है? नहीं, ये ऑलरेडी 6 महीने का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर मंथ मत लगा देना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके बाद आपको प्रैक्टिकली मतलब करना कैसे है वो समझाता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर। हमने कितने की सेल्स करी थी बच्चों? 3 लाख की थी ना शायद, हाँ। तो 3 लाख की सेल्स है इंटू 20%, तो दैट मीन्स 60,000 हम लोगों ने इस 6 महीने के अंदर प्रॉफिट कमाया लिया। कितने का प्रॉफिट कमाया बच्चों? 60,000 का। मुझे लगता है यहां तक आपको बात समझ में आती है। बस अब उसका शेयर दे देते हैं यार उसको। तो लिखो हिज शेयर इज इक्वल्स टू, अब फटाफट से बताओ क्या मंथ्स लगाओगे आप? मुझे तो नहीं लगता आपको मंथ्स लगाने चाहिए। आपको याद है ये ऑलरेडी प्रॉफिट सितंबर तक का है, तो यहाँ पर मंथ्स थोड़ी ना लगाएंगे, सिर्फ उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसका शेयर क्या था एक बार जरा क्वेश्चन चेक कर लें। ओल्ड रेशो हमने क्या ली थी? रेशो आ जाओ तुम। बी की डेथ हो रही है और रेशो थी 3:1, तो दैट मीन्स 2/6 है ना। तो ठीक है, इंटू 2/6 अप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे इंटू 2/6, तो दैट मीन्स 20,000 का उसको हम प्रॉफिट दे देंगे। एंट्री अगेन सेम पास करेंगे, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल 20,000। मेक सेंस? अच्छे से बात समझ में आती है? ये वाला मेथड बहुत बढ़िया है। अगर एक बार दोबारा से देखना है तो वीडियो बैक करके एक बार दोबारा से देख लो, साथ साथ लिख जरूर लेना, नहीं तो वो टाइम खराब करते हो आप अगर आप लिखते नहीं हो। लास्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न का, केस थर्ड का एक और पार्ट, जरा ध्यान से देख लो। मैं कहूंगा चलो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन आप ट्राई करना वीडियो पॉज करके पहले, ठीक है? वीडियो पॉज करके। एबीसी की ओल्ड रेशो 532 है, बुक्स 31 मार्च को क्लोज होती हैं, ए की डेथ हो रही है 30 सितंबर। इंपॉर्टेंट बात क्या है? डेथ कब हो रही है? 30 सितंबर को, यानी कि कितने मंथ्स का हिसाब किताब करना है? 6 महीने का। सेल्स दी हुई है पिछले साल की 2 लाख, प्रॉफिट है 10% ऑन सेल्स। अरे बाप रे, ये क्या, इन्होंने तो प्रॉफिट की परसेंटेज भी आपको दे दी। तो दैट मीन्स आपको इस बार वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हमने पहले प्रॉफिट की परसेंटेज निकाली थी।
प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, इस बार आपको वो काम नहीं करना, ऑलरेडी दे आर गिविंग यू द 10 प्रॉफिट परसेंटेज, दैट इज 10% ऑन सेल्स, फाइन, मेक सेंस। इसके बाद बोल रहे से यहाँ पर ये जो मैंने येलो पेन से लिखा ना, ये बात नहीं है जो आपको खुद सोचनी है। सेल्स शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20% एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड बाय 1%। मैं कहूंगा प्लीज यार आप एक बार वीडियो पॉज करके एक बार खुद ट्राई करो, बहुत मजा आएगा आपको। है कुछ भी नहीं, है बहुत सिंपल अगर आप ध्यान से समझो तो मैं करना स्टार्ट करूं। देखो सेल्स कितनी है पिछले साल की, फटाफट से बताओ, 2 लाख। और इस बार क्या बोल रहे थे ये कि ग्रोथ ट्रेंड क्या देखने को मिल रहा है, 20% की सेल्स, इसका मतलब हर साल बढ़ती है। तो लिखेंगे एक्सपेक्टेड सेल्स दिस ईयर। भाई पिछले साल की सेल्स उन्होंने वो आपको बताई थी ना, तो दैट मीन्स इस साल की जो एक्सपेक्टेड सेल्स होने वाली है वो कितनी होने वाली है, कैसे निकालोगे? पिछले साल की सेल्स है 2 लाख इनटू कितना परसेंट का, नहीं पहले तो मुझे सेल्स का परसेंटेज निकालना है, एक्चुअल सेल्स निकालनी है। 20% का ग्रोथ ट्रेंड है तो इसका 20% ऐड कर दो यार, 20% ऑफ 2 लाख। तो दैट मीन्स जो इस साल की एक्सपेक्टेड सेल्स इनकी आती है वो आएगी 2,40,000, है ना? आपको ये बात अच्छे से क्लियर है? यानी कि इस साल जो सेल्स होने वाली थी वो होने वाली थी 2,40,000 की। इनको लग रहा है कि 20% सेल्स बढ़ती है, बात समझ में आती है? इसके बाद ऐसे ही निकाले थे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दिस ईयर। प्रॉफिट की बात करें तो 10% है सेल्स का, और वो कह रहे हैं इस बार वो प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है 1% से। तो लिखेंगे एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा ही क्वेश्चन आएगा बच्चों, इज इक्वल्स टू 10% उन्होंने आपको दिया था, वो कह रहे 1% हमें लग रहा है कि डिक्लाइन करेगा। तो दैट मीन्स जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की परसेंटेज है वो कितनी है, 9% है। मेन काम आपका हो भी गया, 2,40,000 इस साल की सेल्स आ रही है, 9% इस साल का प्रॉफिट है, लगा देना और उसका शेयर दे देना, मंथ्स लगाने की नीड नहीं है। आप कहते हो तो मैं कर भी देता हूँ यार, तो चलो उसका शेयर निकाल देते हैं, मंथ्स मत लगाना बस ऐसे वाले केस में ना। तो लिखेंगे हिज शेयर इज इक्वल्स टू शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 2,40,000 की सेल्स है इनटू 9% का उसका प्रॉफिट, और मंथ्स लगा देते हैं, सॉरी शेयर लगा देते हैं। शेयर एक बार मुझे दोबारा से चेक कर, मैं भूल गया कि ओल्ड रेशो हमने क्या एज्यूम करी हुई है। ओल्ड रेशो 5:3:2 है और डेथ किसकी हो रही है, ए की, तो 5/10 कर देते हैं, ठीक है ना? तो कर दो इंटू 5/10, बस हो भी गया, इंटू 5/10। अब आप देख लो आंसर क्या आता है, 2,40,000 का 9%, शायद 21,600 का हाफ 10,800। एक बार आप अमाउंट चेक कर लेना, शायद हो सकता है मैंने गलत ना कैलकुलेट कर दी हो। तो 40 का नहीं, वैसे बिल्कुल ठीक ही है, कैलकुलेशन ठीक ठाक ही है मुझे लगता है, क्लियर है ना? तो ये हो गया आपका लास्ट टॉपिक, ठीक है, मतलब सॉरी प्रॉफिट का लास्ट केस।